खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब। कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में। शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान। सदे हुए हाथ किससे मांगे काम, एक ही जवाब, उठे समूह की आवाज। हम बनेंगे इसकी परवाज, आवाज आवाज इंडिया टीवी में मैं उमरा सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाता है जो वाकई अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आवाज बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। आवाज इंडिया टीवी चैनल आवाज आपकी इस प्रोग्राम के जरिए उन्हीं की आवाज को बुलंद करता है। आज हम लोग नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष खड़े हैं, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। वो लोग अपने हकों को लेके इकट्ठा हुए हैं। ये जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनका कहना ये है कि इनकी जो प्रजाति है जिसे आदिवासी प्रजाति कहा जाता है, वो भारत की सबसे पुरातन प्रजाति है और पुरातन प्रजाति होने के बावजूद भी अभी तक इन्हें वो हक नहीं मिले जो बाकी सारे प्रजातियों को मिले हैं। तो अपने हकों की खातिर ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये सारे लोग अपने हकों के लिए यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। आइए इनसे बातचीत करके जानते हैं इनके कौन कौन से हक है और किस तरह के हक ये लोग चाहते हैं और अभी तक इनके साथ किस तरह के अन्याय हुए, ये इनसे बातचीत करके जानते हैं। हाँ तो सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसकी क्या वजह है वो भी जानना चाहूँगा। मैं प्रकाश निमजे, यह मागासवर्गीय कृति समिति का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ पर महाराष्ट्र शासन ने जो संविधान ने जो दिया है उसको नकारने का काम यहाँ महाराष्ट्र शासन में जो बैठे आरक्षण विरोधी लोग इन्होंने शुरू किया है। ये अभी 18 मई को उन्होंने एक परिपत्रक निकाला जिसमें तमाम ये जो आदिवासी है जिसमें से 33 जनजाति जो है उन लोगों को यानी उनके जो कर्मचारी है उनको प्रमाण पत्र जो है उनका जांच के लिए मंगाया हुआ है। और पर्टिकुलर जो आरक्षण के दायरे में SC, ST, OBC, NT जो सारे आते हैं उनमें से सिर्फ जो अनुसूचित जनजाति में जो 33 जनजाति है जिनका प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जैसा किसी का स्वल्पविराम या किसी का विलांटी या किसी का उकार, यह टेक्निकल प्रॉब्लम को पकड़कर यह लोग अन्याय कर रहे हैं जो सही नहीं है। इसके विरोध में हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो जब इस भारत देश का संविधान की निर्मित हुई थी, उस संविधान के तहत सभी को बराबर हक देने की बात उस संविधान में कही गई थी और कहीं तो भी वो बराबर हक इन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं जिसे अनुसूचित जाति प्रजाति कहा जाता है। उनके 33 ऐसी सब कास्ट है जिनको वो हक नहीं मिल रहे और इसी के विरोध में ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम राम हेडाऊ, मैं इस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। भारत सरकार ने जो संविधान दिया है जिसे बाबा साहब ने लिखा है, पूरे बातों का समस्याओं का जांच करके सच्चाई सामने आई है संविधान के माध्यम से। जो संविधान आज 60 साल से दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, उसे एकदम नकारा जा रहा है। ये अमानवीय है, असंवैधानिक है और ये बर्दाश्त होने के बाहर है। तुम आज तक उसे आदिवासी कहते थे, उसको आदिवासी करके गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट्स दी, उस सर्टिफिकेट पर वो लोग नौकरी पर लगे। आज 25 साल होने के बाद बोलते हैं तू सच नहीं, तू झूठ है, पूरा पगार वापस कर दे, नौकरी से तेरे को निकाल दिया गया है। तो ये कहीं भी इंसानियत में नहीं बैठता, संविधान में तो बैठता ही नहीं। लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इस देश का आरक्षण पहले से ही जिनको मंजूर नहीं था वो आज भी प्रयत्नशील हैं कि आरक्षण से जो सबका विकास, ये बात मान्य नहीं है। विषमतावादी लोग इस देश में जड़ दे के बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि इस देश में समता प्रस्थापित हो, सबको सभी प्रकार अन्न वस्त्र निवारा एजुकेशन सबको मिले, ये भावना उनकी नहीं है। जो भी हो, लेकिन वो अब संविधान के आगे कोई नहीं बढ़ सकता। संविधान के हिसाब से उनको हमें देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो बड़ा भारी असंतोष होगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि यदि संविधान का इन्होंने अमल नहीं किया और ये GR वापस नहीं लिया तो बहुत थोड़े दिन में ये बहुत बड़ा आदिवासी समाज हिंदू धर्म को छोड़ देगा और ये जैन धर्म, अपने बुद्ध धर्म में ये प्रवेश करेगा, ये निश्चित है। उस दृष्टि से समाज में तैयारी हो गई है और यदि आप
हिंदू नहीं हो, हिंदू हो इसलिए आदिवासी नहीं हो, ये कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार आज हाथ में लेकर सरकार मनमानी कर रहे हैं। हम सरकार से विनती करते हैं कि लोकशाही के हिसाब से, शांति के हिसाब से सवाल हल किया जाए। वो यदि इनको वो भाषा नहीं समझती तो बुनकरों के बारे में तो पूरा इतिहास है कि यहाँ कैसे कैसे आंदोलन चले। आज़ादी के आंदोलन से लेकर तो जातीय दंगे तक सभी आंदोलन और विदर्भ के आंदोलन तक ये बुनकरों ने चलाया हुआ आदिवासियों ने चलाया हुआ आंदोलन है। वो सब रास्ते पर आ जाएंगे और सरकार को प्रशासन संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ आने वाली है, सरकार ध्यान में रखे। तो कहीं तो भी आवाज़ इंडिया टीवी के जरिए ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर इन्हें इनके हक नहीं दिए जाते हैं आने वाले दिनों में, तो आदिवासी पूरा समाज धर्म परिवर्तन करेगा और वो सारे के सारे लोग बौद्ध धर्म में प्रस्तापित होंगे। फिर एक बार इस देश में बौद्ध धर्म उजागर होगा। अपने हकों के लिए ये सारे लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कहीं तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि समाज में समता प्रस्तापित हो, और उसी के तहत इन लोगों को उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मी देबा नांदकर या मागासवर्गीय कृती समितीचा सदस्य आहे आणि हलबा समाज महासंघ नागपूरचा अध्यक्ष आहे। महाराष्ट्र शासनामध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये एकूण 45 जाती आहेत। या 45 जातीपैकी ह्या 33 जाती ह्या बोगस आहेत असं महाराष्ट्र शासनातील काही जे मंत्री आहेत किंवा याच्या मागे त्यांचं राजकारण आहे। खरं म्हणजे हे लोक काय करतात, 45 जमातीकरता सगळं पैसा गोळा करतात सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून आणि याच्याकडून प्राप्त करून घेतात, आणि जेव्हा त्याचा पैशाचा वापर करण्याचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा हे फक्त 12 जाती करेक्ट आहे, योग्य आहे, आणि हे 33 बोगस आहे असं म्हणून 45 जातीवर जो पैसा मिळतो यांना हे फक्त 12 जातीवर खर्च करतात। आणि याच्यामध्ये यांच्या मोठ्या प्रमाणात आश्रमशाळा आहेत। आणि आता मधुकर पीचे जो आदिवासी मंत्री त्याच्या 185 आश्रमशाळा आहेत। हा नाही, हा सगळा पैसा त्या आश्रमशाळेला जातो। आणि महाराष्ट्र शासनाने जरी असं दाखवलं की हा आम्ही शासन हे परिपत्रक आम्ही सगळ्या 45 जातीकरता काढलेलं आहे, परंतु प्रत्यक्ष त्या परिपत्रकाचं वाचन केलं तर हे फक्त 33 जातीकरताच लागू होतं। नंतर याच्यावर एक कॉरिजंडम 30 जुलैला इश्यू केलेला आहे महाराष्ट्र शासनाने, आणि त्याच्यामध्ये हे स्पष्ट नमूद केलेलं आहे की या काही जाती आहे ज्यामधून वगळण्यात आलेल्या आहे, आणि फक्त ठराविक जातीला जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे किंवा वैधता प्रमाण सादर करणे हे बंधनकारक केलेलं आहे। याच्यामध्येही जे सेवानिवृत्त झालेले लोक आहे माझ्यासारखे, मी 16-17 वर्ष झाले सेवानिवृत्त झालं, मला सुद्धा कागदपत्र सादर करायला सांगितले जातं। हे टोटली अन्यायकारक आहे, आणि आता 16 वर्षाच्या नंतर मी कुठून कागदपत्र आणणार आहोत, असं हे महाराष्ट्र शासनाचं काम आहे। आणि त्याच्यामध्ये जर हा शासन निर्णय हा शासनाचं परिपत्रक परत घेतलं नाही तर फार मोठा अन्याय होईल आणि फार मोठा याच्यावर लोकांची प्रतिक्रिया होईल, आणि आत्ता जे प्रकाश लिमजेने सांगितलं धर्मांतरही सुद्धा होऊ शकते। तो ये था इनका कहना। सीधा सीधा आरोप इन्होंने सरकार के ऊपर लगाया कि जो 45 जातियां हैं छोटी मोटी, उन 45 जातियों का जो भी फंड आता है वो फंड इन लोगों को नहीं मिलता है। कहीं तो भी सिर्फ 12 प्रजातियों को मिलता है, बाकी 33 प्रजातियां ऐसी बचती है, ऐसी छूट जाती है जिन्हें उसकी पूरी फायदे, उनके पूरे फायदे नहीं मिल पाते हैं। ये स्थिति है। बाबा साहब ने भी कहा है कि अन्याय जो करता है उससे ज़्यादा दोषी होता है अन्याय झेलने वाला। मैं गणेश लक्ष्मी नारायण मारशेट्टी और मोहन नगर खलासी लाइन से रहने वाला हूँ। मैं सिंडिकेट बैंक में आईटी ऑफिसर करके नौकरी करता था। 2005 में मुझे बैंक ने कास्ट इनवैलिड होने के कारण बैंक से निकाल दिया है। पिछले 10 साल से मेरे परिवार सड़क पर आ गया है। मेरी छोटी बच्ची जो है 95% मैट्रिक में मार्क्स लेके आई है, लेकिन उसमें उसका क्या दोष है। मेरी नौकरी गई। जब मैं 20 साल पहले बैंक में लगा था 1985 में, तब बैंक ने सारा वेरिफिकेशन किया था, लेकिन 2001 में बैंक ने मुझसे वैलिडेशन मांगा, जो कि स्क्रूटिनी कमेटी जो सिर्फ गिने चुने लोगों को वैलिडेशन देता है और बाकी समाज को वैलिडेशन नहीं देता है, उन्होंने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड किया, जिसके आधार पर सिंडिकेट बैंक ने मुझे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते वैसे निकाल कर फेंक दिया। मेरे तरफ से कोई सुनवाई नहीं। इस इनवैलिडेशन का मुझे कोई इंटीमेशन भी नहीं मिला आज तक। इतना मेरे साथ अत्याचार हुआ है। मेरा ये कहना है सरकार से कि अगर मैं बोगस आदिवासी हूँ
तो मुझे 20 साल बैंक में नौकरी क्यों करने दिया आपने? मुझे 6 महीने या 1 साल जो उनका प्रोबेशन पीरियड रहता है उसमें क्यों नहीं निकाल कर फेंक दिया उन्होंने मुझे? आज मेरा परिवार सड़क पर आ गया। इसमें मेरे परिवार का क्या दोष है? मेरी पत्नी का क्या दोष है? मेरे बच्चों का क्या दोष है? मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर हम लोग, मैं आदिवासी बोगस आदि उसमें, तो मुझे जेल में क्यों नहीं डाल दिया आपने? मुझे ऐसा बैंक से निकाल कर सड़क पर क्यों फेंक दिया आपने? मेरा परिवार, मेरी बच्ची इतनी होशियार रहने के बावजूद आज वो परेशान है क्योंकि उसको मेडिकल करने की इच्छा है, लेकिन हमारे को इससे वंचित कर दिया। जब मेरा ही वैल्यू इनवैलिड कर दिया तो मेरे बच्चे को कहाँ से इसका सहूलियत मिलेगा? मैं सरकार से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे साथ न्याय करे, अन्याय ना करे, बस। ये स्थिति सरकार की है। अगर सरकार वाकई में वेरिफिकेशन करती है तो फिर उस वक्त सरकार वेरिफिकेशन क्यों नहीं करती जब इन्हें अपॉइंटमेंट दी जाती है, अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाते हैं? 20 साल बाद वो वेरिफिकेशन करती है और ये बताती है कि आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है। ये कहाँ कहना है? और इस स्थिति में इन लोगों ने क्या करना चाहिए? अगर कल को प्रशासन ने इन लोगों के फेवर में रिजल्ट दे दिया तो पिछले जो 10 साल से इनकी जॉब छूट गई, क्या 10 साल का पैसा सरकार देगी? 10 साल का पैसा अगर सरकार दे भी देती है तो 10 साल में इन लोगों ने जो दुख झेले हैं उन दुखों का क्या, उन दुखों का हिसाब कौन देगा? ये एक सवाल उठता है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। मैं साहित्यिक हूँ और स्कूल टीचर हूँ। आज इस आंदोलन में सक्रिय सहभाग इसलिए दर्शाया है क्योंकि शासन का जो अन्याय हो रहा है वो जायज़ नहीं है। सेवा शर्त की कुछ शर्त होती है, नियम होते हैं, उन सभी नियम को इस व्यवस्था ने बदल दी है। जिस तरह दुष्यंत कुमार साहब कहते हैं कि मसले है आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। हम सीधे साधे इंसान इस व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं और यही हमारी गलती है। दिन ब दिन ये हमारे पर अत्याचार करती जा रही है, हम सहन करते जा रहे हैं और यही अत्याचार की सीमा शर्म हो गई है। 18 मई का उन्होंने जो GR निकाला है वो चरम सीमा पे अन्याय करना शुरू कर दिया है। बाबा साहब ने भी कहा है कि अन्याय जो करता है उससे ज़्यादा दोषी होता है अन्याय झेलने वाला। अब हम अन्याय नहीं झेलेंगे, इस व्यवस्था को दिखा देंगे। धर्म परिवर्तन अगर करना पड़े तो भी करेंगे क्योंकि इस धर्म में रह के कोई फायदा नहीं। इस धर्म ने हमको क्या दिया है? हम हिंदू धर्म में आए, आदिवासी थे, हमको कोई धर्म नहीं था, हम इन लोगों से मिले, उनके ही धर्म के रीति रिवाज करते रहे और आज हमको हिंदू करके हमारे धर्म अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अगर ऐसा वक्त आया तो बाबा साहब ने जब जो कहा था कि हम हिंदू करके मैं जन्मा हूँ लेकिन हिंदू करके नहीं मरूंगा, उसी पंक्ति को हमें दोबारा दोहराना पड़े तो हम दोहराएंगे और कहेंगे कि हिंदू करके हमने जन्म लिया है मगर हिंदू करके हम मरेंगे नहीं और हमारा अधिकार इस व्यवस्था से लेकर रहेंगे। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 के दिन दीक्षा दी थी और धर्म परिवर्तन किया था। साथ ही साथ सभी भारतवासियों को यह आगाह भी किया गया था कि जिन जिन लोगों को जो लोग चाहते हैं धर्म परिवर्तन करना वो सारे लोग उस धर्म परिवर्तन में आ जाए। कुछ लोग तो उसमें जुड़ गए लेकिन कुछ लोग नहीं जुड़े। बाबा साहब अम्बेडकर की ये दृष्टि ही थी कि उन्हें पता था कि इसी तरह के अन्याय होते रहेंगे। आज इनके पास भी उस रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अगर ये धर्म परिवर्तन करते हैं तब जाके कहीं तो भी इन्हें हक मिलेंगे। प्रशासन इनसे बार बार इनके हक छीने जा रहा है और ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये स्थिति है दोस्तों। इन्हीं के बीच में के कुछ लोग थे जो कलेक्टर साहब को डेपुटेशन देने के लिए गए थे, वो उनसे मिल के आए। आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं कि कलेक्टर साहब का इस बारे में किस तरह का रुख था और उनका क्या कहना था। उनसे बातचीत करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप कलेक्टर साहब से मिल के आ रहे हैं और आपने अपने हकों की वहाँ पे जाके बातचीत भी की है, तो क्या कहना था, क्या रुख था उनका इस बारे में? ऐसा है कि कलेक्टर हाजिर नहीं थे, इसलिए हमने निवेदन जो RDC है, रेसिडेंशियल डिप्टी कलेक्टर, उनको दिया है, मिस्टर प्रवीण महाजन को। उन्हें निवेदन लिया क्योंकि उनके हक में उस निवेदन पे कुछ कहना है या करना उनके हक में नहीं है, अधिकार में नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तुरंत हम प्रेषित करेंगे मुख्यमंत्री कार्यालय को। तो वो कब तक करने वाले उनको कुछ? वो तुरंत करेंगे ऐसे कह रहे थे। तो किस तरह के हक आप लोग मांगना चाहते हैं और आपकी क्या क्या मांगे थी कलेक्टर साहब से, वो भी जानना चाहूँगा। एक सीधी सीधी बात है कि जो अधिकार हमको भारतीय घटना ने दिए हुए हैं उन अधिकारों से हमको वंचित किया जा रहा है। सबसे बड़े दुख की बात यह है और हम चाहते हैं कि हमको अधिकार हमारे वापस मिले। एक राजकीय षड्यंत्र है महाराष्ट्र राज्य में कि ये जो अनुसूचित जमाती के लिए जो भी अधिकार राज्य घटना में है उसका लाभ सिर्फ कुछ
अनुसूचित जमातियों को मिले, सबको नहीं मिले। इसलिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के मुताबिक वो 33 जमातों को वो हक नहीं दे रहे हैं और इसका लाभ सिर्फ 13 अनुसूचित जमातियों को मिल रहा है। और वह सिर्फ नौकरी में, मतलब शिक्षा में, इसमें नहीं है, जो जनप्रतिनिधि के इसमें खासदार बनना, आमदार बनना, या जो स्वराज्य संस्था है उसमें एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, इसमें भी हमको चुनाव में अनुसूचित जमातियों के जो रिजर्वेशन है उसमें से हमको चुनाव में खड़ा नहीं रहने दे रहे। मतलब यह जो है जाति यहाँ तक है कि ना हमको नौकरी में संरक्षण है, ना हमको शिक्षा में कोई रिजर्वेशन है, ना हमको जनप्रतिनिधि कायदे के अंदर में कोई जगह मिल रही है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपका नाम जानना चाहूँगा, साथ ही साथ जो 33 जमातियों को बाहर निकाला गया, क्या आप उनमें से आते हैं या फिर जो 12 को सब्सिडीज मिल रही है आप उनमें से आते हैं, वो भी जानना चाहूँगा। मैं धनंजय धार्मिक, रिटायर्ड IRS ऑफिसर हूँ। रिटायर होने के पहले एक स्टेट का चीफ कमिश्नर था इनकम टैक्स का। मैं हलवा हूँ, जो कि ये 33 अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमाती उसमें से एक है। इसलिए हमने विनकरी का काम किया, इसलिए हमको कोष्टी ऐसा नाम दिया गया। मैं एडवोकेट नंदा पराते, राष्ट्रीय अध्यक्षा आदिम पार्टी से। सबसे पहले जय भीम। आदिवासी समाज जो है उनका रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, देव देवत, ये हिंदुओं से बहुत अलग है। और हम लोग जब बाहर से आए, बस्तर से आए, मध्य प्रदेश के एरिया से जब हम इधर आए काम धंधे के लिए, तो हम हिंदू में मिल गए। हिंदू में मिलने से ये जो गणपति की पूजा करते थे हिंदू लोग, लक्ष्मी की पूजा करते थे, हम इनके साथ मिलके हम भी उनके साथ उनकी संस्कृति परंपरा एक्सेप्ट करने लगे। पर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें हमारा हलवा लिखा रहता था और ब्रैकेट में हम लोग अपने जीविका चलाने के लिए हम विनकरी का काम करते थे। उसको मराठी में कोष्टी कहा जाता था, तो ऐसे ब्रैकेट में उसको कोष्टी लिखा करते थे, क्योंकि लोगों हमारे जो जमात है उसमें जो हमारे पेरेंट्स है वो एजुकेटेड ना होने के कारण जो जैसा बता था वैसे लिखते थे। अब जब हम हिंदू संस्कृति में मिल गए और हम हिंदू के देव देवत, उनकी परंपरा, संस्कृति, ये सब हमने एक्सेप्ट किया, तो हिंदू में एक ऐसा है कि जो कर्मावरून जात ठहर जाते, कर्म से उनकी जात ये नॉमिनेट होती है। तो जो अगर जो मटका बनाता है उसको कुंभार कहते हैं, जो सोने की औजार, सोने का जो दागिने जेवर बनाते हैं उसको सोनार कहते हैं, जो लोहे का काम करता है उसको लोहार कहते हैं। इसलिए हमने विनकरी का काम किए, इसलिए हमको कोष्टी ऐसा नाम दिया गया। और हम आदिवासी होने के कारण हमारा हलवा था और हम विनकरी का काम करते थे, इसलिए कोष्टी। बात यह है कि हमने हिंदू धर्म स्वीकारा और हमें अगर हिंदू धर्म स्वीकारने से हमें आदिवासी के जो आरक्षण है अगर हमको उससे वंचित किया जाता है, तो आज 33 अनुसूचित जमाती जो है, जो अन्यायग्रस्त है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि अगर हमें हिंदू करके, हम हिंदू है और ये हमारे आरक्षण हमसे छीनना चाहते हैं, संविधान ने जो बाबा साहब ने जो हमें हमारा आरक्षण दिया है, अगर वो हमसे छीनना चाहते हैं तो हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। पंचशील ध्वज लेके हम अपनी लड़ाई अब जारी कर रहे हैं और हमारे समाज में तो इतना परिवर्तन हो चुका है कि हम पंचशील ध्वज लेके अभी हमारी लड़ाई शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जो परिपत्रक निकला हुआ है 18 मई का, वो परिपत्रक संविधान के विरुद्ध है, अन्यायकारक है। और उसके बाद एक 31 जुलाई में भी एक परिपत्रक निकला हुआ है जो सिर्फ एसटी को लागू होता है। संविधान में सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ का तुमने संविधान में हमें अधिकार दिया है, तो इक्वालिटी तो हमें दिखती नहीं है। जब ओबीसी की बात आती है तो तुम परिपत्रक बदल लेते हो, जब और किसी की बात आती है तो तुम परिपत्रक ले लेते हो, और सिर्फ एसटी को बोलते हो कि 30 सितंबर तक अगर तुमने अपने कागज पत्र
नहीं एक्सेप्ट किए, नहीं दिए तुमने कास्ट कम्युनिटी कमेटी में, तो हम तुम्हारे अधिकार तुम्हारे नौकरी से निकाल देंगे। अब आप बताइए कि अगर वो हमें नौकरी से निकालते, जब हम ये नहीं बोलते कि हमको संविधान में जो नहीं है वो दो, हम ये बोलते हैं जो संविधान में बाबा साहब ने एक आदिवासी को दिया हुआ है वो हमें दो। तुम हमें हमारे अधिकारों से क्यों वंचित कर रहे हो? और अगर तुम्हें हमें हमारे अधिकारों से वंचित करना है तो हम बाबा साहब की ही नीति से आगे चलेंगे। बाबा साहब ने एक इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ है, शिका संगठित वा न संघर्ष करा। तो हम आज सीख रहे हैं कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो अपने फायदे के लिए किसी भी आदिवासी समाज को, दलित समाज को, पीड़ित समाज का शोषण कर सकते हैं, वो हमने आज सीख लिया है। और यही राजकीय पक्ष जो है, जो सत्ता में आज बैठा है, हम उनके विरोध में आज एक संगठन तैयार कर रहे हैं और लोकसभा के माध्यम से और विधानसभा के माध्यम से हम वो संगठन इतना मजबूत करेंगे और अपनी लोकशाही के माध्यम से अपनी वोट बैंक तैयार करेंगे। बाबा साहब ने 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू जो अर्थ हम अपने लोगों को आज तक नहीं समझा पाए, वो लोग आज समझ रहे हैं उसका। हम बाबा साहब को हमारे लोग नहीं समझ सकते थे, आज वो समझ रहे हैं। आज हम अगर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि आज हमारे लोग बाबा साहब ने जो शिक्षा दी है उसके पीछे चल रहे हैं। और जिस दिन हमारे लोग बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो अगर वो समझ जाएंगे तो हमारे समाज पे कभी भी अन्याय नहीं होगा। मेरा नाम हेमराज हेडव है। मैं मागास वर्ग कृति समिति का एक सदस्य हूँ। शासन ने जो 18B का जो परिपत्रक निकाला हुआ है उसके विरोध में ये सारी अन्यायग्रस्त जमाती की लड़ाई शुरू है। आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेशा पहुँचा है कि 1999 में यहाँ पर हल्बा लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दी जाती थी। उस वक्त महासंघ की ओर से एक मूवमेंट यहाँ पर 1 महीना लगातार चला। शासन वही, नियम वही, और जब एसडीओ का काला मुंह किया गया तो इसी ऑफिस से कम 10,000 सर्टिफिकेट इशू हुई। कोई भी शासन हो, शासन रहना चाहिए, लेकिन शासन की जो अमल बजावनी है, जो करना चाहिए, वो शासन नाम की चीज़ यहाँ पर है नहीं। और आप मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी सरकारें हैं, कौन से एक विशिष्ट जमाती के लिए इतनी जीआर निकालती है? ये तो बार बार जीआर निकालती है। अभी तक ये हल्बा और अन्यायग्रस्त आदिवासियों के लिए तकरीबन 25 जीआर निकले, और 25 जीआर का जब भी आमना सामना हुआ तब शासन पीछे आया और हमारी जो डिमांड है वो पूरी की। सवाल उठता ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कि आदिवासी आमदारों की संख्या ज़्यादा है और हम लोगों की ये कम है, और वो ये जब ये चाहते हैं कि इनके जो अधिकार है तो इनके अधिकार हम अगर छीन लेते हैं तो शासन ने हमको ये बताना चाहिए कि तुम हल्बा हो या हल्बा कोष्टी हो या कोष्टी हो, ये कम से कम शासन ने अपने परिपत्र के अंदर डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि ऐसी लड़ाई बार बार नहीं लड़ना पड़े। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बोलते हैं, ब्रिटेन के जो रसेल है, जो हिस्ट्री जो लिखते हैं, उसने लिखा है कि विदर्भ में रहने वाले ये बुनकरी का व्यवसाय करने वाले लोग थे, और जो कॉटन बेल्ट था वो कॉटन बेल्ट से इन लोगों ने बुनकरी का व्यवसाय किया, तो इसलिए हमको कोष्टी करके संबोधित किया गया। अब ये सब लोगों को जानकारी है कि पहले जात जो ठहराई जाती थी किसी भी समाज की हो, जो तेल का धंधा करता था उसको तेल ही बोलते थे, जो सोनार का धंधा करता था उसको सोनार बोलते थे, जो लोहे का काम करता था उसको लोहार बोलते थे। तो पहले धंधे के ऊपर जात का वो उल्लेख हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जैसे कि आदिवासी गोवारी समाज है, आदिवासी गोवारी समाज के क्या डिमांड थी कि गोंड गोवारी इसमें सिर्फ कामा डालना चाहिए। उन्होंने उसमें कामा नहीं डाला। मैंने महासंघ की तरफ से
एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें लिखा गया था गोंड और राजगोंड, ये भी कंबाइन है। फिर जब गोंड और राजगोंड ये कंबाइन ये शब्द है तो उसमें जब कुछ भी नहीं था फिर भी उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो गोंड गवारी थे उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। 1900-2000 के अंदर ये घटना दुरुस्ती की और गोंड और राजगोंड के अंदर जो है कॉमा डाला गया और बाद में उनको शुरू किया गया। तो मेरा ये कहना है, मेरी ये डिमांड है कि गोंड राजगोंड जब रहते हुए 2000 के पहले जितने भी गोंड लोगों ने सर्टिफिकेट लिए हैं वो बोगस है। पहले उनकी सर्टिफिकेट ये करो, रद्द करो, बाद में हमको इसका जो बेनिफिट है फिर वो बेनिफिट दो, बस इतना ही हमकी आशा है। तो ये था उन 33 जातियों का कहना जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, लेकिन रुकते इस वादे के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे नए लोगों के बीच, नई समस्याओं के साथ, जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में उन्हीं की जुबान से और बुलंद करेंगे उनकी आवाज़ इस प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है आवाज़ आपकी। तो तब तक देखते रहिए आवाज़ इंडिया। खामोश है सरकार, अवाम किससे मांगे जवाब, कौन है बेजुबानों की आवाज, क्यों भयभीत है महिलाएं अपने ही आंगन में, शिक्षा के बाजार में क्यों बिक रहे हैं जवान चेहरे, क्यों भूखा है मेहनत कश किसान, सदे हुए हाल किससे मांगे काम, एक ही जवाब उठे समूह की आवाज, हम बनेंगे इसकी परवाज, आवाज आप